नमो उज्जैन सौम मंगलमय मंगल कर वीतराग नमो ताय याते कर मंगल करे ग्रंथ कथन को काय याते मिल समान सम पाए। देखो उपादान निमित्त की चिट्ठी यहाँ पर स्वाध्याय में है। अब यहाँ पर पंडित जी साहब ने दो प्रकार के निमित्त उपादान की चर्चा। एक तो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान और एक पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। ये पूरी चिट्ठी आज मैंने सुबह देखी थी, पूरी आद्योपांत बहुत पहले पढ़ी थी, तो याद भूल गई थी वो। तो इसमें द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान का आशय ऐसा है, कौन से का? द्रव्यार्थिक का। तो कि एक ही द्रव्य के भीतर निमित्त और उपादान को जानना, बताना, ये द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान। और पर्यायार्थिक निमित्त उपादान है वो दो द्रव्यों के बीच में, इसलिए परसंयोग कल्पना, ऐसा है ना, परयोग कल्पना। और द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान वो गुण भेद कल्पना, माने एक ही द्रव्य में गुणों का भेद करके फिर उनमें निमित्त उपादान बना बताना, ऐसा आशय है। जैसे अपन ये कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन के साथ में ही सम्यक ज्ञान होता है, तो वहां उसमें लिखा भी है 6 डाला में, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, ऐसे लिखा ना। माने सम्यक दर्शन कारण है तो सम्यक ज्ञान कारण है, कार्य है। तो अब कारण माने निमित्त, माने सम्यक दर्शन माने श्रद्धा गुण निमित्त है और ज्ञान गुण नैमित्तिक कहो या उपादान कहो, इस प्रकार से। अब हम कार्य किसको मानते हैं? उपादान से मानते हैं। तो अब दो गुण भिन्न भिन्न हो गए ना, तो भिन्न भिन्न गुणों में आपस में एक को निमित्त माना और दूसरे को उपादान, ऐसा आशय। इसका नाम द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान है, ठीक है। इसमें पंडित जी साहब ने ये द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान के संबंध में पूरा जो चैप्टर है ना, पूरी 4 पेज पूरे के पूरे लगभग केवल इसी को समर्पित किए। और पर्यायार्थिक निमित्त उपादान की बात 4 लाइन में निपटा दी, क्योंकि वो तो प्रसिद्ध है, उस निमित्त उपादान को तो सभी जानते हैं। और ये निमित्त उपादान एक द्रव्य के भीतर, ऐसा है। तो अब इसलिए यहाँ गुण भेद की कल्पना यहाँ की गई है, देखो। तो अब अपन कल जो पढ़ा था, अपन ने एक बार से फिर से पढ़ते हैं तो आपको एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। इतना ये प्रयोजन अपने को समझ में आ गया ना इसका। प्रथम गुण भेद की चौभंगी का विस्तार कहता हूं। तो गुण भेद में 4 भंग कहेंगे, 4 भेद कहेंगे।
तो किस प्रकार कि सुनो, जीव द्रव्य उसके अनंत गुण सब गुण असहाय स्वाधीन सदा का, उनमें दो गुण प्रधान। जीव द्रव्य उसके अनंत गुण, और सारे गुण जो है वो कैसे हैं? असहाय माने, हाँ शाबाश, स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी शक्ति से कार्य करते हैं, दूसरे की शक्ति से कार्य नहीं करते। जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण अपने कार्य, अपनी शक्ति से कार्य करता है, और शक्ति बताएंगे उसकी सपर प्रकाशक शक्ति है, आगे बोला है, ठीक है। चारित्र गुण अपनी शक्ति से कार्य करता है, उसकी शक्ति कैसी है? स्थिरता, अस्थिरता रूप उसकी शक्ति है। ऐसे इस प्रकार से बताएंगे। तो उनका अपना ये स्वभाव है, अपनी शक्ति है, ठीक है। तो ऐसे अनंत गुण है, सुख शक्ति अपना अपने स्वरूप है, दर्शन शक्ति अपने स्वरूप है, इस प्रकार वीर शक्ति अपने स्वरूप, ऐसा है। तो यहाँ ये बता रहे हैं तो यहाँ अभी तो केवल गुण भेद कल्पना इतनी बात चल रही है। जीव द्रव्य उसके अनंत गुण सब गुण असहाय स्वाधीन सदा का। अब इतने अनंत गुणों में दो गुण प्रधान मुख्य, उस पर चौभंगी का विचार, ठीक है। दो गुण मुख्य, अब दोनों गुणों की अलग अलग चौभंगी है। अब इस चौभंगी का उपयोग आगे करेंगे, यहाँ निमित्त उपादान बताएंगे। शांति से समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत ही ज्यादा। कारण तो शायद नहीं बोला है जी, कारण तो शायद नहीं बोला है, तो नहीं बोल दो, बोलने में क्या है। लेकिन सहायक का मतलब वो कोई सहायता थोड़ी करता है, वो कोई सहायता नहीं करता। कारण माने सहायक कह सकते हैं, अपन किसी की सहायता करें तो अपन निमित्त ही तो है कि अपन सहायता कर सकते हैं। जैसे अपन ने किसी की मदद की कि भैया मुझे सड़क पार करा, तो हमने उसको सड़क पार करा दी, है ना। तो वो उसने अपनी शक्ति से ही सड़क पार की है ना, उसमें शक्ति थी तो सड़क पार, हम तो निमित्त बने हो उसमें, हमने अपनी शक्ति तो उसमें डाल नहीं दी। चश्मा भूलिया है क्या है? अब यार तुम्हारी चर्चा कर रहा था, चलो। हाँ जी, क्या? तो वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अपनी शक्ति नहीं डाल सकता, प्रत्येक द्रव्य अपनी शक्ति से काम करता है। ये तो बिल्कुल एकदम सामान्य सी बात है, एकदम अपने बुद्धिगम्य है ये बात है। अभी तो देखो कितना काम चल रहा है, वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ स्टेट वाले और नेशनल वाले, वो तो आपदा निवारण जो उनकी टीम होती है, तो वो जहां जहां बाढ़ें आ रही हैं, कहीं मकान गिर रहे हैं, मलबे में लोग दब रहे हैं, तो उनको निकाल रहे हैं ना। तो वे सहायक बने हुए हैं, तो वे अपनी शक्ति उनमें डाल रहे हैं, वे तो अपनी शक्ति से काम कर रहे हैं। कोई पार कर रहे हैं कि बाढ़ आ गई साहब, फंस गए उसमें गांव में, अब दूसरी तरफ जाना है और उन्होंने निकाला उनको, तो वो अपनी शक्ति उनमें डाल रहे हैं क्या? नहीं डाल रहे, ये तो निमित्त मात्र है। तो जो भी निकल रहे हैं अपनी शक्ति से निकल रहे हैं, अपनी शक्ति, उनमें शक्ति नहीं तो कौन निकाल सकता? जहां भी पूरा आंखें पसार के देखो पूरे दुनिया में, एक जगह नहीं, नहीं कोई किसी को कुछ कर ही नहीं सकता, अपनी से एक एक वस्तु अपनी दूसरी को अपनी शक्ति दे ही नहीं सकता है वो,
ऐसा वस्तु स्वरूप का नियम है। तो सहायक कहो ना, कहो क्या है। आगम में भी ये शब्द है। हाँ जी, हाँ जी। ये सहायक जो शब्द है वो आगम में है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये सहायक है। हमको ऐसा सहायक कैसे, सहायक अलग है, निमित्त अलग है। अरे निमित्त है वही सहायक है। झंडा फहरा रहा, हवा सहायक है ना। लेकिन हवा अपनी शक्ति उसमें डालती है क्या, कि झंडा अपनी शक्ति से फहराता है। सर्वत्र ऐसा ही नियम है। हाँ जी, इसलिए यहाँ असहाय लिखा है तो वो गलत नहीं है। सब अपने अपनी स्वाधीन अपनी शक्ति है कि भैया, मैं इसलिए कह रहा हूँ एकदम एकाग्रता से सुनो उसको। एकदम ऐसा वस्तु स्वरूप है, एक एक वस्तु असहाय है। एक एक वस्तु में अनंत अनंत गुण वे असहाय हैं। किसी की सहायता उनमें नहीं है, किसी का निमित्त नहीं, माने वो कोई उसमें कारण नहीं है। अपनी अपनी शक्ति है ना, उससे वो कार्य करते हैं अपना अपना। अब ये लाइट से पंखा चल रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो लाइट उसको सहायता कर रही है ना चलाने। कहो क्या है, माने लाइट उसमें निमित्त है ना, करंट उसमें निमित्त है। बिल्कुल। लेकिन उस समझना है उसको कि इसने इसमें कुछ किया नहीं है। अगर इसमें चलने की योग्यता नहीं हुई तो कैसे चले, लाइट तो बनी रहे। हाँ, नहीं होता है। मतलब कोई और गड़बड़ी हुई इसमें, अपन लगा रहे हैं बार बार, ये चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। अरे गड़बड़ हुई है। उससे कहाँ गई उसकी सहायता, नहीं। वो अपनी शक्ति से चल रहा है, लाइट की शक्ति से नहीं चल रहा। या ये, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ऐसा देखना कि ये लाइट से चल रहा है, लाइट के बिना नहीं चलेगा, लाइट ही इसको चला रही है। ये अपने को दुख का कारण है, ये अपने को भाषित नहीं। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए समझना है उसको। हाँ, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। हाँ जी, चाकू से खरबूजा नहीं कटता है। अब ये बिल्कुल तो उलटबाजी जैसी लगती है, असंभव जैसी लगती है। चाकू से खरबूजा नहीं कटता, चाकू से खरबूजा नहीं कटता। हाँ, अब दूसरों को छोड़ो, मतलब अपने को अपना निर्णय करना है। अपने को दूसरों से सारा जगत पड़ा है, हमें क्या करना है उसके बाद। हमें तो एक एक पदार्थ की, एक एक वस्तु की स्वतंत्रता, उसकी शक्ति को समझना है। तब यहाँ भेद ज्ञान होएगा अपने को। ऐसा वस्तु का स्वरूप। अब यहाँ कहते हैं देखो, तो ये हो गए दो गुण प्रधान। अब उन प्रधान गुणों का, उनकी चौभगी का विस्तार। एक तो जीव का ज्ञान गुण और दूसरा जीव का चारित्र। ये दो गुण प्रधान नहीं है जीव के, अनंत गुणों में से दो गुण मुख्य किए। और इससे वो उपादान निमित्त को बताना चाहते हैं। बहुत गजब बात है ये। उपादान निमित्त को कैसे बताएंगे, एक ही वस्तु में। इसका नाम द्रव्यार्थिक निमित्त, निमित्त उपादान है। अभी इससे भी गंभीर बात है, ये तो समान सामान्य सी बात है कि एक ही वस्तु में दो गुणों का निमित्त उपादान बताएंगे। ये तो अपन ने 6 का उदाहरण भी दिया ना, सम्यक साथ है वही क्या। ये दोनों गुण
शुद्ध रूप भाव जानने और अशुद्ध रूप भाव जानने। यहाँ गुण का मतलब है गुण का परिणमन। क्या कहा? हाँ, गुण माने जो त्रिकाली परंपरा में भाव ध्रुव गुण है ना, उसकी बात नहीं। पर वो गुण पर्याय सहित परिणमन सहित है ना, तो उसका परिणमन कैसा? तो ज्ञान गुण का परिणमन दो प्रकार का, शुद्ध और अशुद्ध। और चारित्र गुण का परिणमन दो प्रकार का, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और जो आगे से स्पष्ट होगी, मैंने आज पूरा पढ़ा ना, तो यहाँ शुद्ध और अशुद्ध का मतलब ऐसा नहीं समझना कि शुद्ध माने सम्यक ज्ञान, ऐसा भी नहीं समझना। और अशुद्ध माने मिथ्या ज्ञान, ऐसा भी नहीं समझना। यहाँ शुद्ध अशुद्ध का कुछ और ही अर्थ है, वो आगे बताएंगे, आगे समझ में। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत गंभीर है। ऐसी अद्भुत बात पंडित साहब ने की है इसमें। वहां ये बताना चाहते हैं कि निरोध का जीव जो बाहर आता है तो कौन सी ताकत से आता है, ये बताना है इसमें। उस ताकत को बताना है, उस शक्ति को बताना। तो निरोध का जीव उसके भी ज्ञान और चारित्र है ना। ये बताना चाहते देखो है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो अनुमान से तर्क से ये बात सिद्ध तो की जा सकती है ना, कि कैसे निकलता है वो वहां से, क्या हुआ अंदर में सत्स्वरूप वस्तु है ना। मैंने ये इस सब जगह देखो ज्ञानियों की जितनी बातें मिलेंगी अपने को, तो पहले सत्स्वरूप को स्वीकार किया है और उसका स्वतंत्र सहज परिणमन है। अपन 2 दिन से चर्चा में ली थी ये बात कि सहज परिणमन है वस्तु का, सहज परिणमन है वस्तु है ना, तो परिणम रही अपने आप परिणम रही है ना। कल तुमने प्रश्न भी किया था इसके संबंध में। तो अपने को कुछ नहीं करना है ना, तो तुम ऐसा देख देख सकते हो, तो ये तुम्हारा हो गया, पुरुषार्थ हो गया। और तुम देख नहीं पा रहे हो तो अभी पुरुषार्थ करने की तुम्हें जरूरत है। समझ गए ना? तो तुम समझो उसको, तुम्हें ऐसे ही दिखे तो तुम समझ लेना कहाँ है। वास्तव में बात तो सही है, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही स्वरूप है वस्तु का। ये बात है। कौन करने धरने वाला, कोई दूसरा है नहीं इसको। ये बिल्कुल अज्ञान रूप परिणाम है, तो ये स्वतंत्रता रूप से अकेला सहज सहज अनंत काल से इस संसार में हो गया, तो सहज है, बिल्कुल वस्तु है ना। वो अपने से ही ऐसी परिणम की उसमें योग्यता से परिणम रही है। ठीक है। अपने को रुचि हुई यहाँ पर आने में, तो किसने कराई भैया, क्यों हम बैठे यहाँ पर? ये वस्तु है ना, इसको रुचि ऐसे अपने आप सहज हो गई, अपने स्वकाल में हो गई, उस रूप से परिणम रही है। हमें कोई अरुचि हो तो ठीक है, सहज रूप परिणम रही, ऐसे ही है। भैया यही तो बातें हैं सब, उसको आकुलता होती ही नहीं है, मैं ऐसा और उसकी दृष्टि पर्याय पर होती नहीं। सहजता को स्वीकार तो काय पे, कि द्रव्य सत्स्वरूप है ना, उसके आधार पर तो द्रव्य को स्वीकार किया उसने, पर्याय को स्वीकार किया। अब पर्याय जैसे परिणम है तैसे परिणम है, वो तो उसने द्रव्य को स्वीकार कर लिया ना, इसलिए उसे पर्याय को दृष्टि रही नहीं ना। पर्याय नहीं रही ये बात नहीं, पर्याय दृष्टि नहीं रही उसे, द्रव्य को स्वीकार किया है, द्रव्य में कुछ हुआ ही नहीं। वो तो उसका परिणमन चल रहा है, पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। इसलिए पहले कैसा था और अब कैसा है और अब आगे कैसा, उससे क्या लेना देना है। सब जो कुछ हो रहा है वो सहज चल रहा है, वो मैं तो ज्ञाता हूँ बस, वो तो ज्ञाता बन गया ना उसका। यही बात है, तो दृष्टि यहाँ आनी चाहिए। तो ज्ञानियों ने जितना कथन किया है वो सब वस्तु की सत्ता को स्वीकार करके किया है, उसके बिना नहीं है कुछ भी। तो देखो यहाँ पे
ये दोनों गुण शुद्ध रूप भाव जानने और अशुद्ध रूप भाव जानने, यथा योग्य स्थानक मानने, जहां जहां जैसा हो वैसा को वैसा जानना मानना। जहाँ शुद्ध कहेंगे वहां शुद्ध जानना, जहाँ अशुद्ध कहेंगे वहां अशुद्ध जानना। अभी उसका बिल्कुल वो प्रश्न अपना खड़ा हुआ है कि शुद्ध माने क्या और अशुद्ध माने क्या, आगे बताइए। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम उसका विवरण। अब ये चौबंदी है, चार बात है। इन दोनों की गति न्यारी न्यारी, एक बात इनकी ज्ञान और चारित्र, इन दोनों की गति न्यारी न्यारी, इन दोनों की शक्ति न्यारी न्यारी, इन दोनों की जाति न्यारी न्यारी, और इन दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी। हाँ जी, एक एक गुण न्यारा न्यारा है कि नहीं है? नहीं है। अगर ज्ञान गुण की सत्ता नहीं हुई तो ज्ञान रूप परिणाम आएगा कैसे? ज्ञान का परिणाम आएगा कहां से? ज्ञान की सत्ता है ना, ज्ञान गुण की सत्ता। हाँ जी, चारित्र गुण की सत्ता, इसलिए न्यारी न्यारी है ना। चारित्र में ज्ञान मिला नहीं है, ज्ञान में चारित्र मिला नहीं है, कोई किसी का सहायक नहीं है ना, सत्ता न्यारी न्यारी है। गति, शक्ति, जाति और सत्ता, चार भंग हो गए ना दोनों के, न्यारे न्यारे। ज्ञान का न्यारा, ज्ञान की गति न्यारी, चारित्र की गति न्यारी, ज्ञान की शक्ति न्यारी, चारित्र की शक्ति न्यारी, ज्ञान की जाति न्यारी, चारित्र की जाति न्यारी, ज्ञान की सत्ता न्यारी, चारित्र की सत्ता न्यारी। ये चार चार भंग कहे दोनों के बारे में। ठीक है, अब आगे कहते हैं उसका विवरण। अब ज्ञान की गति, जाति, शक्ति, सत्ता क्या और चारित्र की क्या, उसका विवरण है। ज्ञान गुण की तो ज्ञान अज्ञान रूप गति, गति तो ये हुई स्वबर प्रकाशक शक्ति, शक्ति स्वबर प्रकाशक हो गई। ज्ञान रूप और मिथ्यात्व रूप जाति, ये दो जातियां हो गई। और सत्ता ज्ञान की द्रव्य प्रमाण, क्या कहा? सत्ता है द्रव्य प्रमाण, लेकिन सत्ता न्यारी है उसकी चारित्र से। एक गुण की सत्ता अपने अपने में न्यारी न्यारी है वो। रहेंगे तो वे सबकी सब कहाँ सत्ता रहेगी इनकी, मैंने कोई द्रव्य से सत्ता भिन्न नहीं है, इसलिए द्रव्य प्रमाण। परंतु एक विशेष इतना कि ज्ञान रूप जाति का नाश नहीं है। ठीक है, मिथ्यात्व रूप जाति का नाश तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने पर। जाति दो बताएंगे ना, एक ज्ञान रूप जाति और एक मिथ्यात्व रूप जाति। तो मिथ्यात्व रूप जाति है उसका तो नाश हो सकता है, लेकिन ज्ञान रूप जाति का नाश नहीं होता है। इतनी बात है। यह तो ज्ञान गुण का निर्णय हुआ, गति, शक्ति, जाति और सत्ता। ठीक है, अब चारित्र गुण का विवरण कहते हैं।
देखो वहां ज्ञान गुण की जो गति थी वो क्या थी, ज्ञान और अज्ञान को, ठीक है। अब चारित्र गुण की गति क्या है, संक्लेश और विषित रूप, ठीक है। देखो यहाँ पंडित साहब खुद ही कहेंगे, यहाँ मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की बात नहीं है, ऐसा समझना। देखो यहाँ इस अगले पेज पर है, 5वीं लाइन में, मतलब तीसरा पैरा है ना, बड़ा वाला, उसमें दूसरी लाइन में मिथ्यात्व संयुक्त की बात नहीं चला, देखा है, मिल गई। इसका मतलब मिथ्यात्व संयुक्त से संबंधित नहीं है ये। हाँ जी। और यहाँ ज्ञान की भी बात, जो कि ज्ञान और अज्ञान को कही ना, तो ज्ञान माने जागृतता एक तरह से, और अज्ञान माने गहनता, ठीक है। अब जागृतता क्या है, जैसे अपन यहाँ सुन रहे हैं ना, तो ये हमारा सुनना ये जागृत अवस्था है, और अभी भी सांसारिक कुछ बातें इधर उधर की चले, अपन जो घर गृहस्थी में रहेंगे, व्यवसाय कर रहे हैं, वहां हो गई गहनता। तो यहाँ तो ज्ञान की ज्ञान गति है, और वहां गहनता में ज्ञान गति नहीं है। ऐसे अपन जब चिंतन करें, विचार करें, तो वो तो ज्ञान की गति है, और जब उसका चिंतन विचार कुछ नहीं करें, तो वो अज्ञान की गति है, ये बताएंगे। तो यहाँ सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से कोई संबंध नहीं है। हाँ, माने सजगता एक तरह से, संसार की चिंता, संसार से भिन्नता कैसे हुई इसकी चिंता, जो भी चले धर्म संबंधी बात, जिससे जीव का हित हो, वैराग्य हो, वो बात आगे बताएंगे ये सब, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा परिचय करा दिया आपको। और इसलिए यहाँ चारित्र गुण, अब चारित्र गुण है माना उसको वो नहीं कहा उन्होंने कि सब स्वरूप में लीन होना उसका नाम चारित्र है, या स्वरूप का चरण चारित्र है, ऐसा नहीं कहा। संक्लेश और विशुद्ध माने कसाई की तीव्रता और मंदता, बस ये दिया है यहाँ पर। अच्छा, अब ये दोनों भाव तो ज्ञानी को भी होते हैं और अज्ञानी को भी होते हैं, इसलिए उन्होंने कोई ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं है। यहाँ चारित्र की गति ये संक्लेश और विशुद्ध रूप, और वास्तव में एक सामान्य जीव की, संसारी जीव की बात है ये। यहाँ सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की बात ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। स्थिरता अथिरता रूप शक्ति, स्थिर होए अथिर होए, ये खुद आगे कहेंगे। जैसे वो चारित्र गुण है, तो स्थिरता कहाँ है, 14वें गुण स्थान में, 13वें 14वें गुण स्थान में स्थिरता कहीं वहां, ये उसका स्वभाव है ना, जाति है उसकी, ठीक है। और संसार अवस्था में अथिरता है, वो जाति है उसकी। शक्ति है, शक्ति शक्ति, मंद तीव्र रूप जाति, मान संश्लेषता होती है तो तीव्र रूप है, और विशुद्धि होती है तो मंद है, ऐसी दो जाति। और इसकी भी सत्ता द्रव्य प्रमाण, परंतु एक विशेष कि मंदता की स्थिति 14वें गुणस्थान पर्यंत है, तीव्रता की स्थिति 5वें गुणस्थान पर्यंत है, ठीक है। यह तो दोनों का गुण भेद न्यारा न्यारा। अब इनकी व्यवस्था न तो ज्ञान चारित्र के अधीन है, और न चारित्र ज्ञान के अधीन है,
इतनी बात तो अपनी हो ही गई ना, अभी बताया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के सहारे का है ही नहीं। ये तो वास्तव में बार बार चिंतनीय बात है, बार बार हमें देखना ही ये चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बताना है। समझ में आया? तो जैसे द्रव्य है, तो द्रव्य देखो ये ऐसा वस्तु स्वरूप ही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सहायक नहीं है, एक गुण दूसरे गुण को सहायक नहीं है, एक पर्याय दूसरी पर्याय को सहायक नहीं है। बताओ मुझे आप, कि एक पर्याय जब आती है तो दूसरी पर्याय का तो विलय हो जाता है, तो सहायक कैसे हुई? ठीक है ना? ऐसा ही है। यह तो मर्यादा बंद है। सब अपने अपने में सीमित है ना, ये मर्यादा है ना, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा द्रव्य सत्ता स्वरूप, उसके अनंत गुण, दोनों अनंत गुणों में से दो गुणों की ये चर्चा, और ये दोनों गुण अपनी अपने कार्य स्वतंत्र रूप से करें, तब इनमें निमित्त निमित्त भाव के साथ वो बताते हैं। देखो, अब चौभंगी का विचार, वो चार भंग कहने के बाद आगे चौभंगी, ज्ञान गुण निमित्त चारित्र गुण उपादान रूप उसका विवरण, माने यहाँ दो गुण है ना, तो इसमें पूरे विषय में जो पूरा जितनी चर्चा चलेगी उसमें ज्ञान गुण तो निमित्त समझना और चारित्र गुण उपादान समझना। ठीक है? और चारित्र की वो गति, जाति, शक्ति और सत्ता, वो ख्याल में रखना है, कि संश्लेष विशुद्ध, स्थिरता अथिरता है, तीव्र बंध और द्रव्य प्रमाण सत्ता, ये चार बातें उसकी ख्याल में रखना। और ऐसे ज्ञान की भी रखना, ज्ञान अज्ञान स्वरूप प्रकाशपना, और आपके वो क्या था, हाँ, ज्ञान रूप और मिथ्यात्व रूप जाति और द्रव्य प्रमाण सत्ता। ठीक है? और अब इनका वो निमित्त ज्ञान और चारित्र का उपादान। ठीक है? और यहाँ ये परिणाम है उनके गुणों के, उसको गुण कहा कह रहे हैं यहाँ पे। एक तो अशुद्ध निमित्त और अशुद्ध उपादान, पहला भंग। चार भंग है ना, पहला भंग क्या? अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, माने ज्ञान अशुद्ध और चारित्र अशुद्ध। दूसरा, अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान। हाँ जी, ज्ञान तो अशुद्ध और चारित्र शुद्ध। ठीक है? तीसरा, शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, ज्ञान तो शुद्ध हुए, उपादान अशुद्ध हुए। चौथा, शुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान, ये चौभंग है। आगे समझ में? अब देखो इस पूरे को घटित करते हैं पंडित साहब। उसका विवरण, जो भी कोई प्रश्न आया नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, रिपीट कर लेंगे। सूक्ष्म दृष्टि देकर एक समय की अवस्था द्रव्य की लेना, समुच्चय रूप मिथ्यात्व संयुक्त की बात नहीं चलाना। पहले तो ये बात समझना कि एक समय की अवस्था द्रव्य की लेना, ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ जी। कैसे? क्या? अशुद्ध उपादान
और अशुद्ध निमित्त माने ज्ञान की अशुद्धता और चारित्र की अशुद्धता। तो एक एक समय की अवस्था है ना, एक समय में पलटती है ना, इसलिए द्रव्य की एक समय की बात लेना। तो ये बात समझ में आई। दूसरे समय में तो वो अशुद्ध निमित्त की वजह शुद्ध निमित्त हो जाए और चारित्र शुद्ध बना रहे हैं। हाँ जी, तीसरे समय में ज्ञान तो शुद्ध हो जाए, अशुद्ध हो जाए और चारित्र शुद्ध हो जाए, और चौथे में दोनों शुद्ध हो जाए। इसलिए एक समय की बात लेना सूक्ष्म दृष्टि से। एक कहा, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी बात है प्रभु, नहीं समझ में आया तो बताना। एक ही समय की एक अवस्था, जैसे पहली अवस्था यहाँ गई, एक तो अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, तो एक समय का मानो इसको। वो तो पलट सकता है ना दूसरे समय में। हाँ, एक कहा, ए बात है। यद्यपि कोई विशेष बात नहीं, सामान्य बात है, लेकिन ऐसा अवधारित करना। अब दूसरा जैसे अशुद्ध निमित्त तो अशुद्ध उपादान, तो ज्ञान तो अशुद्ध है और उपादान शुद्ध हो गया दूसरे समय में, मैंने जैसा बताया। इसलिए एक एक समय की अवस्था है द्रव्य की, और द्रव्य सत्स्वरूप है ना, उसकी ऐसी अवस्था है। तो सम्यक मिथ्यात्व की बात नहीं करना, यहाँ ये शुद्ध अशुद्ध की बात की है इसमें। इसका सम्यक मिथ्यात्व से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा समझना। अब आगे कहते हैं, किसी समय जीव की अवस्था इस प्रकार होती है। किस प्रकार होती है? कि ज्ञान रूप तो ज्ञान और विशुद्ध चारित्र। ज्ञान रूप तो माने गहल रूप नहीं। किसी समय, एक समय लिया ना, किसी समय जीव की ऐसी अवस्था होती है जीव द्रव्य की कि ज्ञान रूप तो ज्ञान माने ज्ञान तो सजग है, ठीक है, और कसाय भी मंद है। ये विशुद्ध विशुद्ध चारित्र। एक दिन मैं सोच रहा था, ऐसे ही 2 4 5 दिन पहले की बात है, कि अंदर में ये आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है ना, तो ज्ञान स्वरूप वस्तु तो त्रिकाल एक रूप ही है ना, एक ही स्वभाव है उसका, कोई बदलता नहीं है। लेकिन इसकी राग द्वेष की स्थिति कैसी है कि ये गिरगिट का रंग तो देर में बदलता है, इसका तो समय समय में बदल रहा है। क्या कहा? समय समय में। अब जैसे राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, अब वो राग द्वेष की भी आप एक एक की 6 6 अवस्थाएं हैं। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, ठीक है। अब उसके बाद मंद, मंद, मंदतर, मंदतम। एक राग की 6 अवस्थाएं, जो इसकी 6 अवस्था है, दोनों की मिलकर कितनी हो गई? 12 अवस्थाएं हो। अब ये 12 रूप करता है क्षण क्षण में, क्षण क्षण में, क्षण क्षण में, एक एक समय में, एक एक समय में, एक एक समय में। ये दशा है, वो वस्तु एक रूप। बोलो, तो ये एक समय की दृष्टि से मुझे ध्यान में है ये बात। एक समय में ज्ञान ज्ञान रूप, ज्ञान ज्ञान का परिणाम परिणाम है ना, वो ज्ञान रूप, गहल रूप नहीं। और चारित्र गुण का परिणाम वो विशुद्ध रूप। किसी समय, किसी समय
अजान रूप ज्ञान और विशुद्ध चारित्र, माने ज्ञान को बदल दिया, चारित्र विशुद्ध है। किसी समय ज्ञान रूप ज्ञान, अब चारित्र को बदल दिया है यहाँ, संक्लेश रूप चारित्र। किसी समय अजान रूप ज्ञान और संक्लेश चारित्र। ठीक है, समझ में आ गया? देखो भी ये चीज अपन ने पढ़ी नहीं है, इसलिए वो बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, शांति से समझना। हाँ हाँ हाँ, ए वाह, ये बात इसमें गर्भित हो गई ना। ज्ञान तो शुद्ध है और चारित्र शुद्ध है। ज्ञान तो अशुद्ध है, चारित्र शुद्ध है। कभी दोनों शुद्ध है, कभी दोनों अशुद्ध है। हाँ, ऐसे पे अपने अपने स्व स्व कारण से हैं, कोई किसी को सहाय नहीं है। ऐसा है। ओ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब सब अनंत गुण, अनंत गुण कैसी है, यहाँ तो ज्ञान और चारित्र को लिया। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है। और पंडित साहब ने लिखी है, ये अद्भुत चीजें हैं, कहीं आपको मिलेगी नहीं ये चीज। उन्होंने इतना गहन विचार किया है इसे। अब अपन देखें, आगे चलते हैं इसमें। देखो, हाँ ठीक है, देखो यहाँ तक आ गए ना अपन, किसी समय अजान रूप ज्ञान और संश्लिष्ट चारित्र। ठीक है, अब इन दोनों को ही फिर कहते हैं पंडित साहब, जिस समय अजान रूप गति ज्ञान की और संश्लेष रूप गति चारित्र की। ठीक है, वही ले लिया। ठीक है, उस समय निमित्त उपादान दोनों अशुद्ध, क्योंकि ज्ञान को निमित्त माना है और चारित्र को उपादान माना है, तो दोनों अशुद्ध हुए ना। जो ऊपर कहा था, एक तो अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान कहा था ना दूसरी लाइन में, उसी की बात है, उसी में से निकाला उन्होंने। जिस समय अजान रूप गति तो ज्ञान की और संक्लेश रूप गति चारित्र की है, वो गति और जाति वगैरह जो बताई ना, शक्ति बताई, उसकी बात, उसको यहाँ अप्लाई कर दिया उन्होंने। उस समय निमित्त उपादान दोनों अशुद्ध, किसी समय अजान रूप ज्ञान और विशुद्ध रूप चारित्र, उस समय अशुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान। तीसरा, किसी समय ज्ञान रूप ज्ञान और संक्लेश रूप चारित्र। ठीक है, क्योंकि हाँ, दो गति है ना इसकी, चारित्र की, संक्लेश और विशुद्ध रूप गति। तो किसी समय ज्ञान रूप ज्ञान और संक्लेश रूप चारित्र, उस समय शुद्ध निमित्त और अशुद्ध उपादान। किसी समय ज्ञान रूप ज्ञान और विशुद्ध चारित्र, उस समय दोनों शुद्ध, शुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान। इस प्रकार जीव की अन्य अन्य दशा सदा काल अनादि रूप है। तो इन बातों को अपन जैसे ही समझ सकते हैं कुछ,
है, अपन सब अभ्यासी है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो रही है। ये असल में क्या है कि अपने अभ्यास से अपनी ज्ञान की जो योग्यता आ गई है ना, उससे समझ में आती है। हाँ हाँ, हाँ जी, ठीक है। उसका विवरण ज्ञान रूप ज्ञान की ज्ञान की शुद्धता कही जाए और विशुद्ध रूप चारित्र की शुद्धता कही जाए। आ गया समझ में? माने ज्ञान की शुद्धता क्या कि ज्ञान रूप, और चारित्र की शुद्धता क्या, विशुद्ध रूप। ठीक है। कौन कौन सी, एक संश्लेष और एक विशुद्ध, दो गति बताई थी ना। वो ज्ञान की ज्ञान रूप और गहर रूप ऐसा बताया था। तो अब शुद्धता दोनों की क्या है कि ज्ञान रूप तो ज्ञान की शुद्धता, और चारित्र की शुद्धता है विशुद्धता रूप। उन्हीं शब्दों में से लिया है। अज्ञान रूप ज्ञान की अशुद्धता कही जाए और संश्लेष रूप चारित्र की अशुद्धता कही जाए। ठीक है। अब इसके आगे बात चलती है। अब उसका विचार सुनो। मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय जीव का ज्ञान गुण ज्ञान रूप होता है। तब क्या जानता है कि ऐसा जानता है कि लक्ष्मी पुत्र कलत्र इत्यादि मुझसे न्यारे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, मैं मरूंगा, ये यहीं रहेंगे, मेरे साथ नहीं जाएंगे। मिथ्या दृष्टि की बात है। देखो ये बात सहज में विचार ही कर रहा है, तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कोई मेरे साथ नहीं जाने। अथवा ये जाएंगे माने ये नष्ट हो जाएंगे, इनका अभाव हो जाएगा, मैं यही बना रहूंगा। ऐसा मिथ्या दृष्टि कोई विचार करे। किसी काल इनसे मेरा एक दिन वियोग है, और वो मिथ्या दृष्टि देह जीव को एक दिन है उसकी बात है ये। कोई वो ज्ञानी नहीं है, कोई स्वाध्याय करके नहीं वो तो ऐसा विचार कर रहा है। सामान्य जीव है बिल्कुल, कोई भी हो। जैसे अपन जिसे मरघटी पैरा के कहते हैं ना, उस तरह की बात है, कोई विशेष बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ। एक एक दिन वियोग है, ऐसा जानपना मिथ्या दृष्टि को होता है, सो तो ज्ञान की शुद्धता कही जाए। यहाँ ज्ञान की ओर लगा देना है कि हमने शुद्धता किसको कहा, परंतु सम्यक शुद्धता नहीं। हाँ जी, एक गर्भित शुद्धता है। जब वस्तु का स्वरूप जाने तब सम्यक शुद्धता है, और वह सम्यक शुद्धता ग्रंथि भेद के बिना नहीं होता। ग्रंथि भेद माने तो मिथ्यात्व की जो गांठ पड़ जाए वह टूट जाए, अर्थात भेद विज्ञान हो जाए, वो ग्रंथि भेद है। समझ में आया? परंतु गर्भित शुद्धता सो भी अकाम निर्जरा। कोई व्यक्ति गंभीर होकर के ऐसा विचार करे, या कोई जैसे ऐसा योग बन जाए कि अपन यहाँ कोई स्वाध्याय संगति चल रही हो, उसमें ऐसा कोई कह रहा हो, तो उस पर थोड़ा उसे विचार आया कि हाँ वास्तव में बात तो सही है,
बात तो सही है। तो ये उसके ज्ञान की शुद्धता कही यहाँ पर, लेकिन वास्तविक शुद्धता नहीं है, ये तो गर्भित शुद्धता है। देखो आजकल एक शब्द बहुत चलता है, वर्चुअल, सुना है? ठीक है कि साहब वो जो है फलाने कार्य हो रहा है, उस कार्य में प्रधानमंत्री भी वर्चुअली जुड़ेंगे, ऐसा आता है ना। तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ये यहाँ गर्भित शुद्धता का मतलब वो अप्रत्यक्ष शुद्धता है। यथार्थ शुद्धता नहीं है, जैसे वे यथार्थ बने नहीं जुड़े हैं। वे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह जो भी होती है ना, उसमें वैसे जुड़ जाते हैं उस तरह का है कि आज वो प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे फलां को, लेकिन वर्चुअली। हाँ, ऐसा है। तो ऐसे ये गर्भित शुद्धता माने वर्चुअल शुद्धता, सच्ची शुद्धता नहीं है केवल ये तो उसमें गर्वित है, ऐसा यहाँ कहा। हाँ जी, हाँ जी, उसको भी यह काम निर्जरा, तो उसका कारण बताएंगे आगे चलकर। ठीक है, और ये बात अपन यही समाप्त करते हैं, अब आगे टाइम ज्यादा लग जाएगा, और आज अपन ने जल्दी शुरू कर दिया था। और भाई मैं ये चाहता हूँ, है जी, ठीक है, अच्छी बात है, आ जाओगे तो। हाँ, आप आ जाओगे तो ये भी आ जाएंगे। ठीक है।